दोस्तों याद करिए वो स्कूल के दिन जब आपके इकोनॉमिक्स के टीचर आपको पढ़ाते थे कि आपको उस पैसे पर टैक्स देना होगा जिसे आप कमाते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा सच नहीं है। आपको उस पैसे पर भी टैक्स देना होगा जो आप खर्च करते हैं। अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तब आपको टैक्स देना होगा। अगर आप कुछ बेचने जाते हैं तब आपको टैक्स देना होगा। आपको उस चीज़ पर भी टैक्स देना होगा जिसमें पहले से टैक्स लगा है। और इसका पेमेंट आप जिस पैसे से करने वाले हैं उसमें तो ऑलरेडी आपने टैक्स दे ही रखा है। क्या कन्फ्यूजिंग हो रहा है? वीडियो को एंड तक देखना और एक एग्जाम्पल की हेल्प से पूरी चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाले हैं। हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है गोलू, जिनकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगती है। उनकी साल की सैलरी है 25 लाख रुपए। पर ये 25 लाख रुपए पूरा उनका नहीं है। इसमें उन्हें देना होगा 3,20,000 रुपए इनकम टैक्स। यानी कि गोलू ने जो साल में 12 महीने मेहनत की, उसमें से 1.5 से 2 महीने तो गवर्नमेंट के लिए काम किया, बाकी टाइम उन्होंने अपने लिए काम किया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो बचा हुआ 21,80,000 रुपए है, गोलू उसे फ्रीली घर ले जाएंगे और मज़े से यूज़ करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था और पूरी पिक्चर तो अब शुरू होती है। अब देखिए जैसे तैसे 3,20,000 रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, गोलू ने इतना इनकम टैक्स दिया। और गोलू ने इस जॉब के लिए काफ़ी पढ़ाई की थी, बचपन से काफ़ी मेहनत की थी। और गोलू की एक ड्रीम कार है जिसे वो परचेज करना चाहते हैं। उस कार को खरीदने के लिए गोलू शोरूम जाते हैं, जिसकी कीमत उन्हें पता चलती 32 लाख रुपए। पर जब गोलू ने उसके प्राइस के डिटेल को देखा तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब गोलू को लग रहा था कि उनके साथ तो स्कैम हो चुका है, क्योंकि उस कार की असली कीमत तो सिर्फ 20 लाख रुपए ही थी और इंश्योरेंस 67,800 रुपए का। बाकी का जो पैसा था उसमें लग रहे थे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, जैसे कि रोड टैक्स और सबसे बड़ा जीएसटी। जब गोलू ने इस जीएसटी के बारे में और रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि ये जीएसटी सिर्फ कार की कीमत पर नहीं, बल्कि जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, उन्होंने मोबाइल में रिचार्ज किया था, कपड़े खरीदे थे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा। यानी कि गोलू भैया ने जितनी भी चीजें खरीद रखी है उनमें से मोस्ट ऑफ द चीजों में उन्हें जीएसटी देना पड़ता है। और वो भी 21,80,000 रुपए से, ना कि 25 लाख रुपए से। उन्होंने इनकम टैक्स तो ऑलरेडी दे रखा है, उसके बाद भी उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। और अभी भी ये टैक्स का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब गोलू इस कार को लेकर रोड पर जाएंगे तब उन्हें देना होगा टोल टैक्स, और जब उसमें पेट्रोल भरवाएंगे तब उन्हें देना होगा एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। ये इतने सारे टैक्सेस देखने के बाद हमारे गोलू भाई तो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि अब कार तो खरीदनी ही नहीं है। पर उन्हें कौन समझाए कि वो कुछ भी सामान खरीद लें। वो सामान जिस फैक्ट्री से बन के उनके घर तक आया है उसमें कहीं ना कहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ी ही है, जो कि ऑयल के प्राइसेस पर डिपेंड करती है। हाँ, ये बात तो सच है कि अगर कोई पुअर या मिडिल क्लास व्यक्ति है तो कई बार उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। पर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा उन्हें ही इफेक्ट करते हैं। और अब ये गोलू, जिन्होंने कार का आइडिया तो कैंसिल कर दिया था, वो डिसाइड करते हैं घर खरीदने का। उन्होंने मार्केट में अच्छे घर तलाशे और गोलू को एक घर पसंद आता है जिसकी कीमत थी 30 लाख रुपए। उन्होंने 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट तो किया, पर जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गए तब उन्हें 7% स्टैम्प ड्यूटी टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी का इंतजाम अलग से करना पड़ेगा। एक तो अपने देश में प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऐसे ही बहुत ज्यादा हैं और उसके बाद भी स्टैम्प ड्यूटी टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस गोलू के लिए बर्डन का काम कर रहे थे। पर कैसे भी करके उन्होंने इस पैसे की व्यवस्था की और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा। अब गोलू उस घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली सोचते हैं कि वो घर अब पूरी तरह उनका हुआ। पर सिस्टम के हिसाब से ये ओनरशिप भी एक ऑनगोइंग सब्सक्रिप्शन निकला, क्योंकि अब गोलू को प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल चार्जेस, वाटर टैक्स जैसे कई और टैक्सेस को देना होगा। टैक्सेशन सिर्फ एक लेवल पर नहीं होता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज सबके अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। पर फिर भी हमारे गोलू उस घर में 7-8 साल तक रहते हैं। देखिए, गोलू ने जब वो प्रॉपर्टी खरीदी थी तब उन्होंने टैक्स दिया। जब उसमें रहना स्टार्ट कर दिया तब हर साल टैक्स देते गए। पर अब उनकी लाइफ कुछ नया मोड़ ले रही थी और उन्हें उस घर को बेचना था। और कुछ सालों पहले ये प्रॉपर्टी, जो 30 लाख रुपए की गोलू ने खरीदी थी, उसे 40 लाख रुपए में बेच दी और बचा हुआ प्रॉफिट घर ले ही जा रहे थे। तभी पिक्चर में एंट्री होती है एक नए टाइप के टैक्स की, और अब गोलू को देना होगा कैपिटल गेन्स 12.5%, जितना प्रॉफिट उनको हुआ उस अमाउंट पर। ये कैपिटल गेन टैक्स भी सिर्फ उनके घर के प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि 21,80,000 रुपए की जो सैलरी थी उससे गोलू ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी स्टॉक मार्केट में। जब गोलू इस इन्वेस्टमेंट को बेचने जाते हैं शॉर्ट टर्म में, तब उन्हें 20% टैक्स और 4% सेस देना होता है, और जब लॉन्ग टर्म में बेचने जाते हैं तब 12.5% टैक्स और 4% सेस देना होगा। पर बहुत अच्छा है कि हमारे एग्जाम्पल में गोलू हैं जिनको हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होते जा रहे हैं।
और अगर गोलू की जगह कोई और होता और उसे इस स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग या प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री में कुछ लॉस हो जाता, क्योंकि रिस्क तो सब जगह होता है, तब गवर्नमेंट कहती कि ये लॉस हुआ तो ये पूरा आपका, जब प्रॉफिट हो तब बताना, उसे बीच में बांटने हम भी आ जाएंगे। इतने सारे टैक्सेस गोलू के ऊपर लग रहे थे और फिर भी गोलू चाहते थे लीगली रहना और टैक्स की पेमेंट टाइमली करना। पर जब वो टैक्स की पेमेंट करने जाते हैं तब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि वो रूबरू होते हैं इनकम टैक्स के ढेर सारे स्लैब्स, बहुत सारे रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हेड्स ऑफ इनकम और डिडक्शन। और इन सब को फिलअप करते समय अगर गोलू से ज़रा सी भी गलती हो गई, तब इनकम टैक्स अथॉरिटी उन्हें ऐसा ट्रीट करती है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उनके पास कई सारी नोटिसेस और पेनल्टीज आने लगती। ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी बातें सिर्फ गोलू की नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की हैं। और ये सब सुनने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या इतना टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत भी है? ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? और ये सिस्टम ऐसे ही क्यों काम करता है? तो अब देखिए, गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने, हेल्थ केयर, रोड, मिलिट्री, इन सभी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। उनको ये भी ध्यान देना होता है कि पुअर और मिडिल क्लास से कम और रिच क्लास से ज़्यादा टैक्स लें। इन सब के बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है और वो ये है कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस की पेमेंट करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी अभी भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और पुअर क्लास मेजॉरिटी में है। और इसी कारण की वजह से गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी सैलरी पर नहीं, बल्कि जो आप सामान खरीदने जाएंगे उस अमाउंट पर लग रहा होता है। ये तो हमने समझा कई सिनारियोस जिसमें गोलू को लेयर्स में टैक्स देना होता है, पर सवाल शायद टैक्स देने का है ही नहीं। सवाल तो ये है कि आप जितना टैक्स देते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? नाउ इफ यू सी द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कई बार 55% तक चले जाते हैं, पर फिर भी वहाँ का हेल्थ केयर, वहाँ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि लोगों को कई बार एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। और एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये सब रिसर्च करते समय मुझे एक ग्लोबल सर्वे मिला जिसमें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रखी थी। और इस रिसर्च के हिसाब से इंडियंस टैक्स देने के लिए इच्छुक हैं, जहां 41% इंडियंस ने कहा कि वो टैक्स को कभी एक बर्डन की तरह नहीं देखते, बल्कि वो टैक्स देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए समाज में। पहली नज़र में तो काफ़ी आइरॉनिक और स्ट्रेंज लगा, पर हाँ, ये सच है। बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्स कलेक्शन कम है देश में, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि उस टैक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसी सिचुएशन को समझाने के लिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म है द डेड वेट लॉस। और इसके हिसाब से जब सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, फिर भी बेसिक सर्विस जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन या फिर सिक्योरिटी के लिए लोगों को एक्स्ट्रा पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक डेड वेट लॉस की सिचुएशन है, जहां पर पैसा सिस्टम में गया तो था सही, पर उसका उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्योंकि आखिर में टैक्सेशन सिर्फ पैसों का सिस्टम नहीं होता, ये सिटीजन और देश के बीच ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। और इसीलिए किसी भी देश की असली स्ट्रेंथ उसके टैक्स के रेट में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उस देश के लोग कितना बिलीव करते हैं अपने देश की सरकारों में और खुद से आगे आते हैं टैक्स देने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ज़रा भी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मेरे अकाउंट के बायो में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए एनर्जी के साथ। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।